नमस्कार। सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ्यक्रम शास्त्र द्वितीय वर्ष के साहित्य प्रथम पत्र को पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य प्रथम पत्र में पहला विषय जो आता है वो है साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण में पंच से लेकर के सप्त परिच्छेद पर्यंत आपका साहित्य दर्पण का विषय चलेगा। अब पंच से लेकर सप्त परिच्छेद में आपका जो सबसे बड़ा विषय है वो है नाट्य विषय के ऊपर षष्ठ परिच्छेद। तो षष्ठ परिच्छेद में सबसे पहले बताया गया है काव्य के बारे में। इस षष्ठ परिच्छेद से पहले शास्त्रीय प्रथम वर्ष में हम लोग गुणीभूत व्यंग्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, हम तीन काव्य के प्रकार को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने पुनः यहाँ काव्य के भेद को किया और लिखा दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधामतम, कि दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य पुनः दो प्रकार का हो गया। अब पुनः दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य, जिसे हम देख सुन सके वो दृश्य और श्रव्य। पहले किया था ध्वनि, गुणीभूत और व्यंग्य काव्य। अब उन्होंने कर दिए पुनः अर्थात फिर से काव्य के दो रूपों को बता रहे हैं। वो बताया षष्ठ परिच्छेद के अंदर। षष्ठ परिच्छेद जो है पूरा इसी पर विस्तारित रूप से बताया गया है। अब बताया दृश्यम। पहले बात की दृश्य की, तो दृश्य के लिए कहा दृश्यम तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय किया जाए उसे कहते हैं दृश्य। दृश्य अर्थात जहां हम देख सके, उसका मतलब है दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य को दृश्यम तद्रूपकम, दृश्य काव्य अर्थात रूपक। दृश्य को रूपक भी कहा जाता है। अब रूपक क्या है? जहां किसी पात्र के ऊपर किसी दूसरे पात्र का आरोप कर दिया जाए उसे रूपक। रूपक एक अलंकार भी है साहित्य में, जिसका मतलब है तद्रोपारोपातो रूपकम, अर्थात एक चीज पर दूसरी चीज का आरोप कर देना। यह हथेली है, इस हथेली पर मैंने किसी चीज का आरोप कर दिया तो यह हो गया रूपक। तो रूपक का अभिप्राय क्या है कि किसी चीज पर दूसरी चीज का आरोप कर देना। जैसे कि अब काव्य में इसको हम कैसे आरोपित करेंगे? तो कहा दृश्य काव्य में नट पर राम आदि रूपों का आरोप कर देना। जो राम है उसका आरोप कर देना। जैसे आपने रामायण महाभारत देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि कोई पात्र होता है, कोई नट होता है, कलाकार होता है, वो किसी न किसी पात्र का अभिनय कर रहा होता है। वो स्वयं तो वो है नहीं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है तो स्वयं तो राम है नहीं, वो राम का अभिनय कर रहा है। अभिनय अर्थात उसके ऊपर राम के पात्र को आरोपित कर दिया गया है, तो वो हुआ उस अभिनय का रूप के दृश्य। दृश्य अर्थात देखे जाने वाला रूप, और रूपक मतलब जिसे रूपक की संज्ञा किसे दी गई? जिसके ऊपर किसी की संज्ञा दी जाए, अर्थात किसी को आरोपित कर दिया जाए। अब उसे जब आरोपित कर दिया राम के किरदार में, तो उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो व्यक्तिगत पहचान नहीं रहेगी। उसकी दूसरी पहचान क्या होगी? उस पात्र से, जो जिस पात्र का वो अभिनय कर रहा है, उस पात्र के उसकी पहचान कराई जाएगी। जैसे कि हम लोग रामलीला आदि देखते हैं। रामलीला में हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन मंच पर आते हैं क्या बोलते हैं? राम आ गया, हनुमान आ गया, रावण आ गया। जबकि व्यक्तिगत रूप में तो वो राम, रावण, हनुमान नहीं है। व्यक्तिगत रूप में उसका एक अलग अपना व्यक्तित्व है, लेकिन उसके ऊपर आरोपित कर दिया उस पात्र को, तो वो हो गया उस पात्र का अभिनय करने है, इसलिए उसका हो गया रूपक। इस प्रकार से उसमें किसी न किसी पात्र का आरोपित कर देना। अब यहाँ पर दूसरी बात कही कि अभिनय क्या है। भाई जब हमने कहा दृश्य को हमने रूपक दिया। रूपक का अर्थात कह दिया हमने जिस पर किसी दूसरी चीज को आरोप कर दिया जाए वो रूपक। अब काव्य में रूपक को हम किसी चीज पे आरोप करने का मतलब किसी नट आदि पर, राम, युधिष्ठिर आदि के रूप का आरोप कर देना। सामान्य व्यक्ति को किसी दूसरे किसी पात्र की वेशभूषा पहना देना, तो वो उसका आरोप हो गया। अब केवल आरोप होने मात्र से तो दृश्य काव्य प्रस्तुत
कहा भवेद अवस्थानुकारः, अवस्था का अनुकरण करना। तो इसमें साहित्य दर्पण में टीका में आपके कारिका दी है भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः सह चतुर्विधा। वो जो अवस्था का अनुकरण करने वाला है, अभिनय क्या है? अभिनय प्रश्न का उत्तर दिया कि जो अवस्था का अनुकरण करने वाला है वही क्या होगा? अभिनय। अवस्थानुकरण अभिनय। ये कई अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी है। और नाट्य शास्त्र के विषय में सबसे ज्यादा, नाटकों के विषय में अगर सबसे ज्यादा किसी ने लिखा है तो वो उसका एक शास्त्र का नाम है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। उसके अंदर भी इनका अच्छा वर्णन किया गया और उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ जी कौन है? साहित्य दर्पण के रचयिता। तो भवेद अवस्थानुकारः अभिनय, अवस्था का अनुकरण करने वाला अभिनय। अब सह चतुर्विधा, सह कहा अभिनयः चतुर्विधा, सह अर्थात अभिनय की बात कर रहे हैं तो वह अभिनय चतुर्विधा, चार प्रकार का। चार प्रकार का कौन सा? आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो टीका में अगर पढ़ेंगे तो आंगिको वाचिकश्चैव आहार्यं सात्विकस्तथा। पूरी जो इसका अभिनय का प्रकार बताया उसके लिए लिखा है भवेद अवस्थानुकारः सह चतुर्विधो आंगिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा। कि वो जो अवस्था का, जहां पर अवस्था का अनुकरण किया जाए वो अभिनय और वो चार प्रकार का, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब कहा आंगिक क्या है, वाचिक क्या है, आहार्य क्या, सात्विक क्या है। अब इन चारों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंगिक, अंग उपांगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग। आप टीवी, सीरियल, फिल्म में कुछ भी देखते हो, सब में आप देखते होंगे उसको बोलते हैं एक्टिंग। एक्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होगा? अभिनय। तो अभिनय चार प्रकार का बताया, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक जहां पर अंग उपांगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय। अब अंग तो आपको पता है, हाथ हो गए, पैर हो गए। उपांग क्या होंगे? जैसे कि आप अगर किसी को बुला रहे हैं तो उसको आपने अभिनय किया, इधर आओ। अब आपने अगर संवाद में नहीं बोला, सिर्फ यूं किया, तो ये आपके अंग प्रत्यंग हो गए। ये अंग और ये इसके भी अंग, तो ये प्रत्यंग हो गए। तो इनसे किसी को यूं करके बुलाना भी वो क्या हो गया? सिर्फ इशारा करने से भी आपके ये अभिनय किया आपने, इससे सामने वाला समझ जाएगा आपने क्या कहा। आपने किसी को कहा तो वो समझ जाएगा क्या करेगा, जाओ। किसी को यूं किया तो समझ जाएगा मुझे नमस्कार कर रहा है। किसी को आंखें बड़ी करके दिखाई तो समझ जाएगा गुस्सा कर रहा है। किसी को थोड़ा सा हंस के दिखाया तो समझ जाएगा कि खुश हो रहा है। तो इस प्रकार से अंगों से और प्रत्यंगों से, अब जैसे आपकी आंखें हैं, भौहें हैं, आपका चेहरा है, ये सब आपके प्रत्यंग, उपांग जिन्हें कहते हैं, उप अंग या प्रत्यंग, अंगों के भी अंग। तो अंगों से और प्रत्यंगों से किया जाने वाला जो अभिनय है उसे कहते हैं आंगिक अभिनय। अब कहा वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय क्या होगा? तो वाचिक अभिनय के लिए कहा वाचिकम वाङ्मय। वाङ्मय जिसमें हो वो है वाचिक अभिनय। जहां पर पूरा वाङ्मय का मतलब समझते हैं, जहां पर साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, सब कुछ आ जाए वो है वाङ्मय, अर्थात संवाद। किसी भी नाटक को करने के लिए, अभिनय को करने के लिए आपको संवादों की आवश्यकता होगी। तो वो संवादों की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को क्या कहा? वाचिक अभिनय। किसी को भी आप कोई भी संवाद बोल करके ही अपनी बात को सामने वाले को बता पाएंगे। वाचिक अभिनय जो है सांसारिक जीवन में या कहते हैं मनुष्य जीवन में, वाचिक अभिनय हर किसी के पास होता है। वाचिक अभिनय के द्वारा ही वो अपनी बात को सामने वाले को बता सकता है। व्यावहारिक तौर पर आपको कुछ भी पता करना है, कुछ भी बताना है, तो वो वाचिक के द्वारा ही बता पाएंगे। वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा ही आप अपनी बात को सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो वही वाचिक अभिनय है। पर उसमें भी अलग अलग अंतर है। कैसे?
अगर एक राजा बोल रहा है तो उसकी टोन, उसकी एक स्टाइल होगी, उसका एक अलग तरीका होगा बोलने का। एक चपरासी बोल रहा है उसका एक तरीका होगा, एक मंत्री बोल रहा है उसका एक तरीका होगा, रावण बोलेगा उसकी एक अलग टोन होगी, राम बोलेगा उसकी एक अलग टोन होगी, विनम्रता होगी राम की वाणी में, रावण की वाणी में थोड़ी क्रूरता होगी। तो ये अलग अलग प्रकार से इसका भेद करना जो है वही क्या है, वाचिक अभिनय का काम है। वाचिक अभिनय का सामान्य रूप है कि वाणी जो आती है वो संवाद जो है वही क्या है, वाचिक अभिनय। लेकिन जब उसका और गुण से जानेंगे तो वाचिक अभिनय में भी कई सारे प्रकार आ जाते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का जो किरदार है उस किरदार में बोलना, उस पात्र के अनुरूप बोलना ही वो वाचिक अभिनय है। कोई राम का पात्र कर रहा है और वो संवाद रावण की तरह बोल रहा है तो वो विभेद हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर राम है तो राम का स्वरूप है विनम्र स्वरूप, तो उसको विनम्र रूप में ही बोलना पड़ेगा। और अगर रावण है, रावण वहां पर विनम्रता का प्रतीक कराए, विनम्र संवाद बोले तो वो उसका अभेद हो जाएगा। इसलिए होना क्या चाहिए कि जिस पात्र का अभिनय कर रहे हैं उस पात्र के अनुरूप ही उसकी वाणी होनी चाहिए। कोई ऋषि मुनि बोलेगा तो उसकी तरह बोलेगा, राजा बोलेगा थोड़ा सा ऐश्वर्य में बोलेगा, एक अगर बार बार बोलेगा तो झुक करके बोलेगा। वाणी से ये झुकना आंगिक अभिनय का स्वरूप हो गया, लेकिन वाणी में विनम्रता लाना उसके छोटे कद का स्वरूप हो गया। तो ये आपकी दो चीज क्लियर हुई। एक हुआ आंगिक अभिनय, आंगिक अभिनय अर्थात अंग उपांग प्रत्यांगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय आपका आंगिक अभिनय हुआ। दूसरा का वाचिक अभिनय, वाचिकम वांग्मय, वांग्मय जो स्वरूप है, वांग्मय को जो पूरा बटोर कर लिया है, पूरा इकट्ठा करके लिया है, उसे कहा वाचिक अभिनय। अर्थात वाणी संवादों के द्वारा अपनी बात को सामने तक प्रस्तुत कराना। तीसरी चीज है आहार्य। आहार्य भी उतना ही वस्तुतः जरूरी है जितना कि आंगिक और वाचिक जरूरी है, क्योंकि ये आहार्य है जो उस अभिनेता को अभिनय स्वरूप में, उस स्वरूप में ढालने का काम करता है। अगर आप राम का अभिनय कर रहे हैं तो राम की वेशभूषा, राम जैसा मेकअप, राम जैसे आहार्य, आपकी सामग्री, धनुष हो गया, बाण, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो साथ में सारी सामग्रियां जो है वो उस प्रकार की होंगी, तो आप स्वतः ही उस परिवेश में लगने लग जाएंगे। अगर कोई ऋषि मुनि का पात्र कर रहा है तो उसने भगवा वस्त्र पहन लिए, हाथ में कमंडल माला ले ली, तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे उसने कोई संवाद नहीं बोला, किसी ने उसका परिचय नहीं किया, उसने किसी प्रकार का अभिनय नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने मंच पर प्रस्तुत हुआ और आपने कहा ये तो कोई ऋषि मुनि है, तो ये बात कहना ही क्या हो गया, वो उस आहार्य के द्वारा। तो आहार्य में क्या आता है, वेशभूषा, रूप सज्जा। वेशभूषा मतलब जिस पात्र को आप कर रहे हैं उस पात्र के अनुरूप ही आप वस्त्रों को धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पात्र तो राम का कर रहे हैं और वस्त्र किसी रावण का पहन रहे हैं या किसी और द्वारपाल का या किसी प्रकार का और वस्त्र पहन रहे हैं, और फिर आप कह नहीं मैं तो राम हूं, मैं राम हूं। तो जो सांसारिक जो लोग हैं उन्होंने राम के पात्र की छवि अपने दिमाग में बना रखी, राम ऐसा ऐसा। अगर इसके अनुरूप अगर दूसरा राम आपने प्रस्तुत किया तो वो राम माना नहीं जाएगा। तो वो उस प्रकार से अब रूप सज्जा, अगर हम रावण को, अब रावण का स्वरूप हमारे दिमाग में है, बड़ी बड़ी मूंछें वाला, 10 सिर वाला, सिर पे मुकुट लगा हुआ है, रेस के वस्त्र पहने हुए, ऐसा हमारे दिमाग में रावण की छवि है। अब आपने वहां पर रावण को प्रस्तुत किया और उसमें क्या कर दिया, उसके मूंछें नहीं है, 10 सिर की जगह एक ही सिर लगा रखा है, और ना कोई मुकुट है, और उसने भी भगवा वस्त्र पहन रखे हैं या एक द्वारपाल जैसी वेशभूषा पहन रखी है, और वो कह रहा है मैं तो रावण हूं। वो कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन दर्शक जो देख रहे हैं वो नहीं मानेंगे क्यों रावण है। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रावण की छवि कैसी है, तो उस छवि का अनुसरण वहां करना ही पड़ेगा। इसके साथ आहार्य में तीसरी चीज आती है मंच सज्जा। अब आप मान लीजिए कहीं पर भी जो भी आपका अभिनय कर रहे हैं उस अभिनय स्वरूप आपका वहां पर दृश्य भी होना चाहिए। राम वनवास में गया
जो आप